नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, आज जिस विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा और परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो विषय वस्तु परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 से संबंधित है। मित्रों, चेक को निर्गमित करने वाले यानी चेक इशू करने वाले व्यक्तियों को और भी ज्यादा उत्तरदायी बनाने हेतु भारत सरकार ने 2017 में एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत की। इस विधेयक को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 के नाम से जानते हैं। मित्रों, इस बिल के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी? इस बिल के पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि जब भी कोई व्यक्ति चेक इशू करता था और उसके द्वारा इशू किया गया चेक डिसऑनर हो जाता था, तो उसके पश्चात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसको सर्वप्रथम एक डिमांड नोटिस सर्व की जाती थी। उसके पश्चात जो टेक्निकल इशू है यानी कि समय अवधि को ध्यान में रखते हुए फिर एक कंप्लेन फाइल किया जाता था, प्राइवेट कंप्लेन। उस कंप्लेन के आधार पर कोर्ट समन इशू करती थी और एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाता था। परंतु चेक इशू करने वाला व्यक्ति सिर्फ यहीं तक चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करता था, बल्कि परिवाद फाइल हो जाने के बाद यानी कि कंप्लेंट फाइल हो जाने के बाद भी वो न्यायालय के साथ कोऑपरेट नहीं करता था, यानी सहकार्य नहीं करता था। कैसे? बार बार एडजर्नमेंट लेना, स्थगन मांगना, तारीख मांगना। स्थगन का मतलब तारीख मांगना। तारीख वो भी बिना किसी आधारभूत कारण के। कभी वो बीमार हो गया, कभी उसके वकील साहब नहीं आए, कभी दोनों ही नहीं आए, कभी उन्होंने इस मैटर को और भी ज्यादा लंबा खींचने के लिए और इसमें विलंब करने के लिए कोई अर्जी दाखिल कर दी न्याय पटल पर। अब उस अर्जी के ऊपर आदरणीय कोर्ट बाध्य है, कोई ना कोई आदेश पारित करेगा। आदेश पारित करने के लिए परिवादी की तरफ से उस पर स्टे देना जरूरी होता है। तो इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर, जिससे कि एक आरोपी जिसके ऊपर चेक को बाउंस कराने का आरोप लगाया गया है, वो न्यायालय में जारी प्रक्रिया को बाधित करता है, उसे और भी विलंबित करने का प्रयास करता है, कुछ चेष्टा करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को के ऊपर नकेल कसने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को और भी ज्यादा उत्तरदायी बनाने के लिए ये संशोधन का विधेयक लोकसभा और फिर राज्यसभा में लाया गया। तो मित्रों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट 2017 का जो विधेयक था पहले लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में इस पे जमकर चर्चा और परिचर्चा हुई और उसके पश्चात मित्रों लोकसभा ने 23 जुलाई 2018 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट 2017 के विधेयक को पारित कर दिया। इसके पश्चात ये मामला राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा ने भी 26 जुलाई 2018 को इस विधेयक को पारित कर दिया। अब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाने के पश्चात इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति का एसेंट प्राप्त करने के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति का एसेंट प्राप्त हो जाने के बाद ये विधेयक जो है वो कानून में परिवर्तित हो जाता। तो राष्ट्रपति महोदय ने भी 2 अगस्त 2018 को इस पे अपनी सहमति प्राप्त दे दी और इस प्रकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 2 अगस्त 2018 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के रूप में लागू कर दिया गया। अब मित्रों, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस संशोधन को किया क्यों गया। इसकी पृष्ठभूमि तो आपने देख ली, लेकिन इस संशोधन के अंतर्गत प्रावधान क्या किए गए? तो इस संशोधन के अंतर्गत 2 धाराएं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जोड़ी गई। पहली धारा 143A यानी कि सेक्शन 143 तो पहले से था, अब इसमें सेक्शन 143A जोड़ दिया गया। इसके अलावा
एक और सेक्शन इसमें जोड़ा गया 148। तो आज हम सिर्फ 143A के बारे में विचार और विमर्श करेंगे। तो धारा 143A क्यों जोड़ी गई? इस धारा के अंतर्गत जो मूल उद्देश्य था वो था कि त्वरित तौर पर, यानी कि अंतरिम अनुतोष के रूप में, इंटरिम रिलीफ के रूप में, जो परिवादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसको कुछ मुआवजा प्रदान करना, यानी कि इंटरिम कंपनसेशन प्रदान करना। और यह इंटरिम कंपनसेशन कैसे प्रदान किया जाएगा? कोर्ट के द्वारा अभियुक्त को आदेश दिया जाएगा कि आप चेक के भुगतान, चेक के ऊपर जो राशि है उस राशि की का कुछ प्रतिशत इंटरिम कंपनसेशन के रूप में आप कंप्लेनेंट को दे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रक्रिया को किस तरह से प्रावधानित किया गया। तो धारा 143 अ को 6 भागों में बांटा गया है। पहला सबसेक्शन धारा 143 अ का क्या कहता है, आइए देखते हैं। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1, सेक्शन 143A का सबसेक्शन 1 ये क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी धारा 138 के तहत अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखी, यानी कि चेक का जो ड्रावर है, जो इश्यू कर रहा है, को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। यानी कि सबसेक्शन 1 उपधारा 1 क्या कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रावधान होने के बावजूद भी धारा 138 के अंतर्गत किसी कंप्लेंट का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के ड्रावर, यानी कि जो एक्यूज्ड है, जिसने चेक को डिसऑनर किया है, उस व्यक्ति को कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता को इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश दे सकता है। ये तो पहला हो गया। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है मित्रों कि उपधारा 1 के तहत अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के 20% से अधिक नहीं होगा। चेक की राशि का 20% से अधिक नहीं होगा। यानी सबसेक्शन 1 के अंतर्गत ऑनरेबल कोर्ट एक्यूज्ड को यह आदेश देगा कि आप कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन दीजिए। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि ये जो इंटरिम कंपनसेशन की राशि होगी वो चेक की राशि का 20% से अधिक नहीं होगी। यानी कि जितना भी इंटरिम कंपनसेशन होगा वो 20% तक ही होगा या 20% से कम होगा। अब धारा, इसमें देखिए उपधारा 3 क्या कहती है? 143A की उपधारा 3, अंतरिम मुआवजे का भुगतान उपधारा 1 के तहत आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो 30 दिनों से अधिक की नहीं होगी, जैसा कि चेक का ड्रावर द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। यानी कि पहले सबसेक्शन 1 में आदेश पारित करेगा कि इंटरिम कंपनसेशन दो। सबसेक्शन 2 में वो इंटरिम कंपनसेशन की जो राशि होगी उसके बारे में बताया गया है कि ये चेक की राशि का 20% से अधिक नहीं होगा। सबसेक्शन 3 में वो पीरियड बताया जा रहा है जिसके दौरान आदेश की तारीख से लेकर उस अवधि के बीतने के बीच में इंटरिम कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 3 क्या कहती है कि कंपनसेशन देने का आदेश पारित होने की तिथि से लेकर 60 दिनों के अंदर तक, 60 दिनों के अंदर एक्यूज्ड को, कंप्लेनेंट को वो इंटरिम कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहली बात, इसमें उन्होंने अतिरिक्त लाभ दिया हुआ है एक्यूज्ड को। यदि एक्यूज्ड युक्त कारण के प्रभाव से, रीजनेबल रीजन के कारण, है ना, 60 दिनों के अंदर वो इंटरिम कंपनसेशन नहीं दे पाता है तो उससे मैक्सिमम 30 दिनों की अवधि और प्रदान की जाएगी। 30 दिनों की अवधि और प्रदान की जाएगी वो कंपनसेशन देने के लिए। यानी कि टोटल अवधि कितनी है? 90 दिनों की। तो धारा 143A उपधारा 3 के अंतर्गत
टोटल 90 दिनों की अवधि एक्यूज्ड को मिलती है कि वो कंप्लेनेंट को कोर्ट के आदेश की तिथि से लेकर 90 दिनों के अंदर वो इंटरिम कंपनसेशन दे दे। 60 दिन तो कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता है, सबसेक्शन 3 ही बोलता है कि 60 दिन के अंतर्गत आपको देना है। कब से? आदेश की तिथि से। परंतु 30 दिन अतिरिक्त उनको मिल जाते हैं यदि एक्यूज रीजनेबल रीजन बताता है कि अमुक कारण से वो 60 दिनों के अंदर ये इंटरिम कंपनसेशन का भुगतान करने में असमर्थ है, तो 30 दिनों की अवधि और उसे मिल सकती है। ये हो गया सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? धारा 143 अ का सबसेक्शन यानी कि उपधारा 4 ये एक्यूज्ड के पक्ष में है। क्या बोलती है? क्योंकि मित्रों 138 में ऐसा बहुत ही कम होता है कि जिसने चेक इशू किया है उसको सजा न मिले। चेक का ड्रावर अगर चेक का भुगतान नहीं कर पाता है, वो डिसऑनर हो जाता है, तो निश्चित तौर पे 75 से 80% केसेस में उसको अभियुक्त माना जाता है, आरोप सच साबित कर दिए जाते हैं और उसे चेक की डबल राशि या न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुसार भुगतान देना पड़ता है और सजा भुगतनी पड़ती है। ठीक है। अब यहां पर ऐसा भी होता है कि यदि चेक का ड्रावर ये साबित कर देता है कि चेक का जो डिसऑनर हुआ, चेक का भुगतान जो नहीं हो पाया है, उसमें उसकी गलती नहीं है या वो लीगली इन्फोर्सेबल लिएबिलिटी उसकी नहीं थी कि वो चेक की राशि का भुगतान करे, तो ऐसे में जो आदेश होता है वो चेक के ड्रावर यानी कि एक्यूज्ड के पक्ष में आता है और एक्यूज्ड और 138 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से मुक्त हो जाता है। तो मुक्त हो जाने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो कंप्लेंट फाइल किया गया था वो गलत था और वो उस आरोप से मुक्त हो गया। अब ऐसी कंडीशन में यदि उस अभियुक्त ने कंप्लेनेंट को कुछ इंटरिम कंपनसेशन दिया हुआ है तो उसका क्या होगा? तो 143 अ का उपधारा 4 ये प्रावधान करती है कि जब अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है 138 के प्रोविजंस के अंतर्गत, तो आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है किसको? कंप्लेनेंट को कि मुआवजे की राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर वो एक्यूज्ड पर्सन को वापस कर दे। और यही नहीं, इस इंटरिम कंपनसेशन पर वो उतना प्रतिशत का ब्याज भी उसको देना पड़ेगा जो उस वर्ष आरबीआई ने निर्धारित किया होगा। आरबीआई भी इंटरेस्ट लेती है और देती है ना, तो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किए गए ब्याज की दर से इंटरिम कंपनसेशन पर ब्याज कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो कि इंटरिम कंपनसेशन है और उस पर ब्याज, दोनों को जोड़कर 60 दिनों के भीतर एक्यूज्ड पर्सन जो कि बाइज्जत बरी हो चुका है उसको वापस करना पड़ेगा। इसमें भी 30 दिनों की अवधि और मिलती है यदि कंप्लेनेंट रीजनेबल रीजन बता दे कि भाई ये अमुक कारण है जिससे मैं 60 दिनों के अंदर ये कंपनसेशन और प्लस ब्याज की राशि वापस नहीं कर सकता, तो उसको 30 दिनों की अवधि और मिल सकती है। जी हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा सेक्शन 143A का सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। अब आ जाते हैं सेक्शन 5 पे। अब आदेश दे दिया। आदेश हुआ 20% से कम की ही राशि इंटरिम कंपनसेशन के रूप में दी जा सकती है सबसेक्शन 2 के अनुसार। ठीक है। सबसेक्शन 3 के अनुसार 60 दिनों के अंदर ही वो पे करना पड़ेगा आदेश की तिथि के। ठीक है। मैक्सिमम 30 डेज और मिल सकता है। ठीक है। अब इसके पश्चात यदि इंटरिम कंपनसेशन वो नहीं देता है तो सबसेक्शन 5 में उपधारा 5 में यह प्रावधान दिया गया है कि न्यायालय वो इंटरिम कंपनसेशन को वसूल कर सकता है। कैसे? जिस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 के तहत वसूले जाने वाले जुर्माने के रूप में इस धारा के तहत देय अंतरिम मुआवजे की राशि को वसूला जा सकता है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 के अंतर्गत जो जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है, उसी
धारा 421 के अंतर्गत उन्हीं प्रावधानों के अनुसार ये इंटरिम कंपनसेशन की राशि वसूल की जा सकती है एक्यूज्ड पर्सन से। ठीक है, अब आ जाते हैं उपधारा 6 यानी कि अंतिम उपधारा पे। उपधारा 6 के अनुसार धारा 138 के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के तहत दिए गए मुआवजे की राशि में से इस धारा के तहत अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई राशि को कम कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, धारा 6 कहती है जब कंप्लेंट का पूरी तरह से निस्तारण हो जाए और फाइनल ऑर्डर पास हो जाए, तो फाइनल ऑर्डर यदि आया और एक्यूज्ड को दोषी पाया गया चेक के डिसऑनर करने का, चेक का भुगतान न करने का, तब ऐसी अवस्था में धारा 357 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 357 के अंतर्गत चेक की राशि, कुछ ब्याज या फिर चेक की डबल राशि और उस पर ब्याज और ये जो परिवाद फाइल हुआ है और जो इस पे लीगल लिटिगेशन में जो खर्चा हुआ है, इन सबको जोड़कर न्यायालय आदेश देता है कि एक्यूज्ड पर्सन अमुक राशि कंप्लेनेंट को दे। ठीक है, तो वो फाइनल ऑर्डर होता है। तो उस जितनी भी राशि फाइनल ऑर्डर पे कोर्ट के द्वारा दी जाती है भुगतान करने के लिए, एक्यूज्ड को आदेश दिया जाता है कि आप इतनी राशि का इनको भुगतान कर दें। तो अगर एक्यूज्ड ने पहले इंटरिम कंपनसेशन दिया हुआ है, अगर इंटरिम कंपनसेशन दिया हुआ है तो वो इंटरिम कंपनसेशन की राशि इस फाइनल ऑर्डर की राशि में से कम कर ली जाएगी। मान लीजिए चेक का जो वैल्यू है वो 5,000 रुपए है और कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई इनको इंटरिम कंपनसेशन दो। मान लीजिए मैक्सिमम उन्होंने 20% कर दिया, तो 5,000 का 20%, ठीक है, उतनी राशि दी जाएगी। किसको दी जाएगी? एक्यूज्ड के द्वारा कंप्लेनेंट को। अब फाइनल ऑर्डर पास हुआ तो उसमें न्यायालय ने कहा कि आप इनको 10,000 रुपए भुगतान करें। तो 10,000 तो फाइनल ऑर्डर में आ गया और 5,000 का 20% आपने इंटरिम कंपनसेशन के रूप में कंप्लेनेंट को पहले दिया हुआ है। तो इस 10,000 में से उस 5,000 का 20% की जो राशि आपने इंटरिम कंपनसेशन के रूप में दी थी, इस 10,000 में से उसको माइनस कर लिया जाएगा और शेष बची राशि ही कंप्लेनेंट को दी जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि धारा 143A के उपधारा 1 से लेकर 6 के अंतर्गत वो प्रावधान दिए गए हैं जो कंप्लेनेंट को उसके कंप्लेंट के विचारण के दौरान इंटरिम कंपनसेशन का अनुतोष प्रदान करते हैं, यानी कि फौरी तौर पर उसे कुछ रिलीफ प्राप्त होती है। अब हम आगे के वीडियो में इसी धारा के ऊपर पारित किए गए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्म विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि ये जो इंटरिम कंपनसेशन देने का जो आदेश है वो क्या हर मामले में दिया जाएगा? दूसरा, इंटरिम कंपनसेशन की राशि कितनी होनी चाहिए? क्या वो 20% तक ही होनी चाहिए या 20% से कम हो सकती है? क्योंकि 20% से अधिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आदेश उपधारा 2 के अंतर्गत ये साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ प्रावधानित किया गया है कि जो इंटरिम कंपनसेशन होगा वो चेक की राशि से 20% से अधिक नहीं होगा। तो यह इन दो मुद्दों पर हम देखेंगे कि आदरणीय उच्च न्यायालयों के राय क्या है, उन्होंने इसके ऊपर अपने विचार क्या प्रकट किए हैं और किस प्रकार प्रकट किए हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित कुछ आदेशों पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धारा 143A की उपधारा 1 से लेकर 6 तक के जितने भी प्रावधान हैं उन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करिए और ये जानने का प्रयास करिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका उद्देश्य क्या है और इसे क्या हर एक मामले में पारित किया जा सकता है आदरणीय न्यायालय के द्वारा। जय हिंद।